एवरीवन, आज हम लेंगे चैप्टर 7 ट्रांसपिरेशन और हिंदी में इसको कहते हैं वाष्पोसर्जन। दिस वीडियो इज़ फॉर बोथ मीडियम, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि हिंदी वर्ड यूज़ करना चाहिए और इंग्लिश, वहाँ मैं कर दूँगी। ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे रंध्र को कहते हैं स्टोमेटा, तो ईजिली यू कैन अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले लेते हैं, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोसर्जन। वाष्पोसर्जन क्या है? देखो, पौधे मिट्टी में यानी मृदा में उपस्थित जल को अवशोषण करते हैं रसारोहण प्रक्रिया द्वारा, और इस जल को अपने शरीर में, या कह सकते हैं अपने विभिन्न अंगों, उनके विभिन्न अंगों द्वारा यह जल विभिन्न अंगों तक यह जल पहुंचता है, और उन अंगों के द्वारा उपापचयी क्रियाओं में यह जल इस्तेमाल होता है ना। इस जल की कुछ मात्रा ये क्या करते हैं, अपने विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में इस्तेमाल कर देते हैं, और शेष जल को क्या करते हैं, वाष्प के रूप में उड़ा देते हैं। तो पौधे के द्वारा वाष्प के जो इस्तेमाल नहीं की गई है जल, उसको वाष्प के रूप में उत्सर्जित करना। तो इसका डेफिनेशन आपको बड़े अच्छे से पता है कि पौधे के विभिन्न अंगों द्वारा जल के वाष्प रूप में त्यागने की क्रिया को वाष्पोसर्जन कहते हैं, या कह सकते हैं इंग्लिश में द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ऑफ वाटर या इवोपरेट वाटर या इवोपरेट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। पौधे के वायवीय भाग द्वारा जल को त्यागना क्या कहलाया जाता है? वाष्प के रूप में त्यागना, वाष्पोत्सर्जन। वाष्प के रूप में तो वाष्पोत्सर्जन। ठीक, तो वाष्पोत्सर्जन के प्रकार कितने हैं? तो ये तो हो गया परिभाषा, वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा। तो अभी हमने पढ़ा वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा। अब हम लेंगे वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। देखिए, वाष्पोत्सर्जन के 3 प्रकार। अगर रंध्र द्वारा जल उपस्थित जो जल होगा, अगर रंध्रों द्वारा उसको, शरीर में उपस्थित जलों को रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में त्यागा जाता है, तो उसे कहते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। पत्ती की सतह पे उपस्थित रंध्र का मतलब स्टोमेटा, पत्ती की सतह पर उपस्थित रंध्र के द्वारा यदि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, उसे कहते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, या कह सकते हैं इंग्लिश में कि ट्रांसपिरेशन के लिए इसमें मेन पार्ट होता है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ। इफ द ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, दैट इज नॉन एज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन का सबसे बड़ा हिस्सा इसी के द्वारा होता है। 50 to 97% ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोसर्जन इसके रंध्रीय वाष्पोसर्जन यानी स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के जरिए होता है। ओके, और तो फर्स्ट है हमारा रंध्रीय वाष्पोसर्जन। रंध्रीय वाष्पोसर्जन मीन्स स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, जो 50 to 90% सबसे बड़ा हिस्सा वाष्पोसर्जन का, ट्रांसपिरेशन का सबसे बड़ा हिस्सा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन से होता है। सेकंड है उपत्वचीय वाष्पोसर्जन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, जो 3 to 10% पार्ट ट्रांसपिरेशन का 3 से 10% पार्ट इससे होता है। पानी वाष्प बन के इससे होते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा पूछा जाता है, ये एक्चुअली होगा किसमें? ये मरुद्भिद पौधों में। मरुद्भिद पौधों का मतलब ज़ीरोफाइट प्लांट, ऐसे प्लांट जो रेगिस्तान में उगते हैं। याद रखिएगा, ऐसे प्लांट जो रेगिस्तान में उगते हैं। अच्छा, रेगिस्तान में उगने वाले पौधों के पत्तों की एक खासियत होती है, हालांकि पत्ते होते नहीं हैं, है ना, हालांकि पत्ते छोटे छोटे होते हैं, या पत्ते कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, किसमें? उनका रूपांतरण हो जाता है कांटों में, यानी दे मॉडिफाई इनटू स्पाइन। ओके, कांटे को इंग्लिश में स्पाइन कहते हैं। तो कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर पत्ते होते भी हैं और इनके तने भी मोटे और फ्लैशी होते हैं, गूदेदार होते हैं, जो एक आवरण के द्वारा ढका हुआ होता है, जिसे उपत्वचा या इंग्लिश में क्यूटिकल कहते हैं। एक वैक्सी लेयर होता है, मोम की परत जैसी, ताकि पानी बाहर ना जा सके। आपको पता ही है, ये हम पढ़ चुके हैं 11th में।
तो ये क्यूटिकल कहीं कहीं पे टूटी हुई होती है। ये जो उपत्वचीय है, उपत्वचा कहीं कहीं पर क्या होती है, थोड़ी थोड़ी पतली होने के कारण, कुछ स्थानों पे पतली होने के कारण टूट जाती है, और टूट जाती है तो वहाँ से जल निकल जाता है, तो ऑब्वियसली बहुत कम ही निकलेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, क्योंकि उपत्वचा यानी क्यूटिकल के द्वारा हो रहा है, और ये 3 से 10% होगा। तो कह सकते हैं कि और एक और चीज़, क्यूटिकल जल के लिए अपारगम्य है। कैसे भाई, आपको पता है रेगिस्तान में बड़ी मुश्किल से पानी होता है, पौधे अवशोषित करते हैं और अपने शरीर के आंतरिक पानी को बाहर निकलने से रोकने के लिए उनके शरीर पे खुद का अपना एक क्यूटिकल का लेयर होता है उपत्वचीय का, जो उसको शरीर को बाहर से जल को बाहर निकलने से रोकते हैं रेगिस्तान में, है ना। ये उनका अनुकूलन होता है, एक एडेप्टेशन होता है। तो ये जल के लिए अपरागम्य होते हैं, लेकिन जहाँ पतली पतली होती हैं, ये इनकी परत कहीं मोटी कहीं पतली कहीं मोटी, एक जैसा नहीं होता। तो जहाँ पतली होती है वहाँ, या फिर टूट जाती है, पतली होती है या टूट जाती है, वहाँ जल वाष्प के रूप में थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकल जाता है, और इस तरीके के वाष्पोत्सर्जन को क्या कहेंगे, क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन, या कह सकते हैं इंग्लिश में एट सम प्लेसेस दिस लेयर या द लेयर ऑफ क्यूटिकल इज थिन और ब्रोकन, from where a little amount of water is lost in the form of water vapor, and this type of transpiration is called cuticular transpiration. Okay, तो थर्ड हमारा है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, या कह सकते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो नेक्स्ट लेते हैं हम वातरंध्रीय या लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, 0.1%, बहुत ही कम होता है। ये क्या होता है कि जो ऊडी प्लांट होते हैं, कह सकते हैं कास्टीय, है ना, कास्टीय प्लांट होते हैं जो, उनके या फिर फ्रूट कह लीजिए, उनके सतह पर, उनके सरफेस पे छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, और उनसे जब पानी वाष्प के रूप में निकलता है, जल वाष्प के रूप में निकलती है, वाटर ट्रांसपेरेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इसको कहते हैं क्या, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो कह सकते हैं कास्टीय स्तंभों व कुछ फलों की सतह पर छोटे छोटे छेद होते हैं, और इनसे अगर वाष्पोत्सर्जन होता है, इसे वातरंध्र कहते हैं। या फिर कैसे, देयर आर माइन्यूट पोर या ओपनिंग ऑन द सरफेस या ब्रांच ऑन द सरफेस of branches and many and some of the fruits which are called lenticulars. These minute pores are called lenticulars. If the transpiration take place with them, that is known as lenticular transpiration. Okay, तो ये ट्रांसपिरेशन का कुल 0.1% होता है। तो ये हमने पढ़ा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन हमने पढ़ा, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार पढ़े। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार में पहला हमने पढ़ा रंध्रीय, उपत्वचीय और वातरंध्रीय। रंध्रीय में हमने पढ़ा कि स्टोमेटा के जरिए होता है, उपत्वचीय में क्यूटिकल के जरिए, और वातरंध्रीय में लेंटिकल्स के जरिए। लेंटिकल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जो ऊडी प्लांट होते हैं उनके तने या ब्रांचेस पे होते हैं, फ्रूट की सरफेस पे होते हैं, फलों की सतह पे, उनसे होता है। क्यूटिकल ये पूछा जाता है मरुद्भिद पादप यानी जीरोफाइट प्लांट, जो रेगिस्तान में उगने वाले प्लांट हैं, उनमें किस तरीके का ट्रांसपिरेशन होता है पूछा जाता है। बाकी पूछा जाए या नहीं, ये पूछा जाता है। तो उसमें आप लिखेंगे उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन यानी क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपना इसी पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाला कारक। तो हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से कारक हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं, द फैक्टर विच अफेक्ट affecting transpiration। ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करने वाली फैक्टर कौन कौन सी हैं, तो हम ये पढ़ रहे हैं। ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट देखो 2 तरीके से हो सकती हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर, बाह्य कारक और आंतरिक कारक, है ना। पहला बाह्य कारक, और दूसरा है आंतरिक कारक। यानी एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर। दोनों इंटरनल फैक्टर।
दोनों चीजें प्रभावित करती हैं, है ना। बाह्य कारक यानी कि पत्ते पौधे के आसपास का वातावरण, आसपास की चीजें, जैसे कि बाह्य कारक में आ जाएगा लाइट, हवा यानी प्रकाश, वायु, मिट्टी में उपस्थित जल, तापमान, ये सब बाह्य कारक में आ जाएगा। यानी कि इंग्लिश में हो जाएगा लाइट, वेंट, अवेलेबल वाटर इन द सॉइल एंड टेम्परेचर। 4 चीजें आ जाएंगी। और भी कई चीजें हैं बट आपकी बुक में 4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बाह्य कारक एक्सटर्नल फैक्टर में लाइट ले रहे हैं। देखिए, लाइट डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से पादप के वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करती है। कैसे? सबसे पहले लाइट जब आएगी, सन की लाइट पड़ते ही स्टोमेटा ओपन होगा, और स्टोमेटा ओपन होगा तभी ट्रांसपिरेशन होगा। दूसरा, आप देखिए, लाइट से ही टेम्परेचर बढ़ता है, और ऑब्वियसली जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की जब तापमान बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ेगी। तो तापमान बढ़ाने में और रंध्र को खुलने में दोनों तरीके से प्रकाश मदद करता है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से, प्रत्यक्ष रूप से पौधे के रंध्र खुलने में और अप्रत्यक्ष रूप से तापक्रम की वृद्धि करने में। यानी कि इंग्लिश में कह सकते हैं डायरेक्ट स्टोमेटा के ओपन करने पे स्टोमेटा ओपन होगा तो ट्रांसपिरेशन होगा, और इनडायरेक्ट देखें तो इट इंक्रीज द टेम्परेचर, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ऑल्सो इंक्रीज। हवा, तेज हवा होगी तो पौधे के आसपास की नम वायु को क्या करेगी? जब तेज हवा चलेगा तो पत्तियों के आसपास, पौधे के आसपास की नम वायु क्या हो जाएगी? हट जाएगी, और शुष्क वायु के संपर्क में आती है। कौन? पौधा, है ना। तो पत्तियों के आसपास या पौधे के आसपास की नम वायु हटती है और शुष्क वायु उसके संपर्क में आती है, और शुष्क वायु आएगी तो वाष्पोत्सर्जन, पौधे क्या करेंगे? वाष्पोत्सर्जन करेंगे। जैसे आपको गर्मी लगती है तो आपके शरीर से क्या निकलता है? पसीना, ताकि आपकी त्वचा ठंडी हो जाए, वैसे ही पौधे भी करते हैं। तीसरा है मिट्टी में जल। मिट्टी में अगर जल की मात्रा ज्यादा होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी, कम होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी। चौथा है तापमान। बहुत सीधी सी बात है, तापमान बढ़ने से आपेक्षिक आर्द्रता, तापमान अगर बढ़ने लगती है तो तापमान बढ़ने से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और अगर ह्यूमिडिटी, आर्द्रता कम होती है तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। तो इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिडिटी अगर कम होती है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है, ओके। नेक्स्ट है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में आ जाएगा अपने पास लीफ का स्ट्रक्चर, और लीफ के स्ट्रक्चर में भी 2 पार्ट में आप कह सकते हैं। कौन से लीफ के स्ट्रक्चर के अंदर हम ले सकते हैं, आपके पास लीफ का स्ट्रक्चर है तो देखो अलग अलग तरीके की आपको इसी टॉपिक में मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि लीफ के अपर सरफेस और लोअर सरफेस किसमें ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा किस तरीके से खुलती है और कैसे ट्रांसपिरेशन करती है, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम ले रहे हैं लीफ की स्ट्रक्चर, है ना, लीफ की स्ट्रक्चर। देखिए, वाष्पोत्सर्जन की दर पत्तियों की संरचना की वजह से भी प्रभावित होती है। शुष्क जलवायु में जो पौधे उगते हैं उनकी त्वचा, उनकी पत्तियों की बाह्य त्वचा पे, जैसे मैंने बताया था, क्यूटिकल होते हैं, है ना। क्यूटिकल उपत्वचीय होते हैं। मोम की एक पतली परत होती है, कह सकते हैं रोम से ढकी हुई होती है। क्या? स्टोमेटा धसा हुआ होता है, यानी कि रंध्र धसे हुए होते हैं, है ना। तो जहां धसे हुए रंध्र होंगे तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, और धसे हुए रंध्र नहीं होंगे तो वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? अधिक होगी। दूसरा, रंध्रों की संख्या पे भी निर्भर करता है। अगर रंध्रों की संख्या अधिक है तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, रंध्र की संख्या कम है तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा। इंग्लिश में कह सकते हैं कि ड्राई एटमॉस्फेयर में उगने वाले जो प्लांट्स होते हैं, दे हैव द क्यूटिकुलम, they have sunken type of stomata, because of that the rate of transpiration is decreases या low। और सेकेंड चीज हम कह सकते हैं, the rate of transpiration also depend on the number of stomata present on the surface of leaf। लीफ के surface पे जो stomata present होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं, है ना। तो इसको करने के लिए तो टोटल आंतरिक संरचना पे ऑब्वियसली स्टोमेटा के ऊपर ही ये फैक्टर डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं मूल प्ररोह अनुपात, इंग्लिश में कहते हैं रूट सूट रेशियो। देखो, जड़ और तना,
है ना, रूट एंड सूट यानी मूल प्ररोह। मूल प्ररोह अनुपात में वृद्धि से पौधे में वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ जाता है। अगर दोनों के बीच की रेशियो बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई, तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो दोनों के बीच का रेशियो के ऊपर भी डिपेंड करती है ना। दूसरा नेक्स्ट, पत्तियों का द्विक विन्यास। द्विक विन्यास क्या होता है, लीफ ओरिएंटेशन, है ना। मान लीजिए पत्तियां पौधे के अंदर किस प्रकार से उगी हुई हैं, डायरेक्ट सनलाइट उस पे आ रहा है या स्लैंट होकर के आ रहा है, थोड़ा तिरछा आ रहा है। अगर डायरेक्ट आ रहा है तो क्या होगा, डायरेक्ट आ रहा है तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, थोड़ा तिरछा आ रहा है तो उस पर रोशनी कम पड़ रही है तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी, है ना। तो इसी तरीके से पत्तियों का द्विक आपतित विकिरण जो होती है, अगर समकोण पर हो तो सूर्य की किरणें सबसे अधिक प्रभाव पड़ती है और वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। समकोण 90 डिग्री सीधी, है ना। तो आप ऐसा ना लिख करके डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसा कि यदि पूरी तरह से सूर्य की किरणें पत्तों पे पड़ रही है, पत्ते इस तरीके से हैं कि पत्ते और तने के बीच समकोण 90 डिग्री की एंगल बन रही है, तो सूर्य की सबसे ज्यादा किरण उस पत्ते पे पड़ेगी और वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी। परंतु 90 डिग्री से कम का कोण बनाएंगे तो सूर्य की बहुत कम किरणें उन पे पड़ेंगी और वाष्पोत्सर्जन की दर 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री पे स्थित पत्तों से कम होगा। तो या लिख सकते हैं वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी, है ना। इंग्लिश मीडियम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर राइट एंगल पे ब्रांच और लीफ के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, देन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हाई, बट इफ the angle is less than 90 degree then the rate of transpiration is low, because क्योंकि सूर्य की किरणें जो सन की रेजेस आती हैं वो 90 डिग्री पे ज्यादा फॉल होती हैं और 90 डिग्री से लेस एंगल पे कम फॉल होती हैं। ओके, तो इस ओरिएंटेशन पे भी हो सकता है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं अपना टॉपिक वाष्पोत्सर्जन का महत्व, यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। पौधे ट्रांसपिरेशन करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा। हर चीज में एडेप्टेशन होता है तभी करते हैं, कुछ तो एडेप्टेशन इनका भी रहा होगा। जैसे आपकी बॉडी में आपका पसीना क्यों निकलता है, उसका भी कुछ रीजन है और उसका कुछ बेनिफिट है, वैसे ही इनका भी कुछ बेनिफिट है कि ट्रांसपिरेशन से क्या इनको बेनिफिट है, क्या सिग्निफिकेंस है ट्रांसपिरेशन का। तो नेक्स्ट हम लेते हैं वाष्पोत्सर्जन का महत्व। वाष्पोत्सर्जन के कुछ महत्व पढ़ लेते हैं। देखिए, हिंदी में पहले बोल रही हूं। पौधे में रसारोहण वाष्पोत्सर्जन अपकर्षण का पर निर्भर करता है, यानी कि अगर वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी, है ना, तो रसारोहण भी अधिक होगा। रसारोहण का मतलब जड़ के द्वारा पानी का केशिकीय जल किसे कहते हैं, कणों के मध्य, मृदा के कणों के मध्य उपस्थित जल। तो जड़ उन जलों को अवशोषित करता है और पौधे के विभिन्न अंगों को देता है, उसे कहते हैं रसारोहण। तो पौधे में रसारोहण वाष्पोत्सर्जन अपकर्षण पर निर्भर करता है। अगर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ गई, पौधे में रसारोहण भी बढ़ जाएगी, है ना। तो पानी कितना खिंचाव होगा, पौधे में कितना जरूरत होगा, यह निर्भर करता है वाष्पोत्सर्जन पे। दूसरा, पौधे में वाष्पोत्सर्जन द्वारा खनिज लवणों और जल का क्या होता है, स्थानांतरण होता है अवशोषण के द्वारा। तीसरा, वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के तापमान को बनाए रखता है। और चौथा, अतिरिक्त जल का निकास करना, अतिरिक्त जल निकास करना, जो इंग्लिश में कहेंगे हम एसेंट ऑफ सेप इन प्लांट डिपेंड ऑन द ट्रांसपिरेशन। अगर एसेंट ट्रांसपिरेशन, इफ द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मोर देन एसेंट ऑफ सेप इज मोर, पानी का खिंचाव बढ़ जाएगा। सेकंड है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपिरेशन ऑफ मिनरल एंड वाटर in the plant occur through transpiration, and transpiration maintain the temperature of the plant. Okay, and transpiration spill out excess water, या आप कह सकते हैं कि पत्ते के प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन के द्वारा जब उनके मेटाबॉलिज्म उपापचय क्रिया में यूज कर लिया जाता है जो वाटर, उसके बाद जो वेस्ट बच जाते हैं उन वेस्ट को गेट राइट करता है ना। तो ट्रांसपिरेशन एक्सपेल आउट द एक्सेस वाटर, ये है वाष्पोत्सर्जन का महत्व। नेक्स्ट हम लेंगे टॉपिक अपना गट्टेशन। ओके, तो नेक्स्ट लेते हैं हमारा टॉपिक गट्टेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं बिंदुस्त्राव। बिंदुस्त्राव
बिंदुस्राव इज ऑल्सो नॉन एज गट्टेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं गट्टेशन। होता क्या है गट्टेशन, देखिए पत्तों के मार्जिन से छोटे छोटे जल की बूंदों का निकलना, है ना। तो पत्तों के मार्जिन से जल की छोटे छोटे, मार्जिन कहो या किनारा कहो, पत्तों के कोरों से छोटे छोटे जल की बूंदों का निकलना बिंदुस्राव कहलाता है। आलू, अरबी, ब्रायोफिलम घास में सुबह सुबह आप देखते हो ओस की बूंदे, जिसको कहते हैं आप ओस की बूंदे हैं, दे आर नॉट ओस की बूंदे एक्चुअली, वो पत्तों के द्वारा निकला हुआ पानी होता है ना। उस प्रोसेस को कहते हैं गट्टेशन। छोटे छोटे जो जल के बूंद स्राव होती हैं, बिंदुस्राव। इंग्लिश में कहते हैं द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स थ्रू द लीफ मार्जिन इज कॉल्ड गट्टेशन। मॉर्निंग में बहुत अच्छे से दिखता है ओस की बूंदे, आप सुबह सुबह पत्तों के ऊपर, घास के ऊपर खास तौर पे बड़े अच्छे से आप देखते हैं, है ना। तो सीधी सी बात है, जल निकल रहा है किससे? असल में क्या होता है, पत्तों की जो वीन्स होती हैं, सिराएं होती हैं, उनके अंत में उन सिराओं को, वीन एंड जो होता है, अंत में छोटे छोटे छेद स्थित होते हैं। उन छेद को कहते हैं जल रंध्र। क्या कहते हैं? जल रंध्र, रंध्र गुहा, जल रंध्र कहते हैं, जिसे कहते हैं हाइड्रोथॉट, है ना। जल रंध्र कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोथॉट, जल रंध्र, हाइड्रोथॉट। ठीक है, यहां लिख देती हूं, जल रंध्र कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोथॉट्स, है ना। तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें जल रंध्र कहते हैं, और हर जल रंध्र लीफ के किनारे पे, सिराओं पे खुलता है, और उन्हीं सिराओं से, उन्हीं जल छिद्र से क्या निकलता है? उन सिराओं पे छोटा छेद स्थित होता है, और उस शीर्ष पे जो छेद स्थित होता है, उस छेद को कहते हैं जल छिद्र। यानी पत्तों की जो वीन्स होती हैं, सिराएं होती हैं, उनके अंत पे क्या होता है? छोटा छेद होता है, जिसे जल छिद्र कहते हैं, और जल रंध्र, छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें जल रंध्र कहते हैं। और प्रत्येक जल रंध्र जो होता है, शीर्ष पर एक छिद्र के द्वारा खिलता है, जिसे कहते हैं जल छिद्र। जल रंध्र, जल छिद्र दो है। जल की हानि, जल का निकलना पत्तियों की सिराओं के अंत पर स्थित छोटे छोटे छेद से होता है, जिसे जल रंध्र कहते हैं। और प्रत्येक जल रंध्र, प्रत्येक हाइड्रोथॉट के शीर्ष पर एक छोटा छेद होता है, जिसे वाटर पोर या जल छिद्र कहते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, इनके चारों तरफ जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, इनमें कोई गति नहीं है, ये हमेशा खुली रहती हैं। मतलब कोई गति नहीं करती हैं कि उनको, जैसे स्टोमेटा होता है रंध्र, वो कभी खुलता है कभी बंद होता है, ये हमेशा खुली रहती हैं। ये रंध्र, जल छिद्र हमेशा खुली रहती हैं। और जल रंध्र के अंदर की ओर, है ना, कोशिकाओं का समूह होता है। यहां मैंने लिखा है ये कोशिकाओं का समूह, इसे कहते हैं एपिथीम। क्या कहते हैं? एपिथीम। ये कोशिकाएं हमेशा क्या कहती हैं? ये रंध्र हमेशा खुला रहता है। इन कोशिकाओं में कोई क्रिया नहीं होती कि कभी बंद हो जाए, कभी खुल जाए, कभी सिकुड़ जाए, कभी फैल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। स्टोमेटा की तरह ये हमेशा सदैव खुले रहते हैं ये रंध्र। ओके, देखिए ये बहुत कम होते हैं। क्या होता है कि जब रूट प्रेशर, मूल दाब पड़ता है, तो मूल दाब की वजह से जल कहाँ जाता है? इन वाहिनियों में, इन वाहिनियों से इन एपिथेम में, और यहां से रंध्रीय द्वारा निकासित कर दिया जाता है या बाहर निकाल दिया जाता है ना। तो इसे तो गट्टेशन, बिंदुस्राव किसके कारण होता है? मूल दाब के कारण होता है। ओके, और बिंदुस्राव से निकलने वाले जल शुद्ध नहीं होते, इनमें कुछ कार्बनिक पदार्थ भी घुले हुए रहते हैं। क्या रहते हैं? कार्बनिक पदार्थ भी घुले हुए रहते हैं। ओके, तो आज हमने पढ़ा वाष्पोसर्जन, वाष्पोसर्जन की परिभाषा। आज हमने पढ़ा वाष्पोसर्जन की परिभाषा, वाष्पोसर्जन का प्रकार, वाष्पोसर्जन को प्रभावित करने वाला कारक, वाष्पोसर्जन का महत्व व बिंदुस्राव। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम अपने अगले वीडियो में लेंगे। थैंक यू।